जो नए बच्चे आपके पास पढ़े उनमें क्या दिक्कतें आती है पढ़ाने में, शुरुआती तौर पे क्या समस्याएं आपको फेस करनी पड़ती हैं? देखिए, केमिस्ट्री में क्या होता है कि वो एक ऐसी अलग लैंग्वेज होती है जिसमें सिंबल्स होते हैं। स्कूलिंग भी कर रहे हैं, कोचिंग भी कर रहे हैं, इसके अपार्ट मतलब इसके अलावा उनको कितने घंटे खुद को समय देना चाहिए, कैसे उनको पढ़ना चाहिए, क्या मैनेज करना चाहिए, कुछ उनके लिए सलाह आपकी? अलग से नोट्स बनाए, उस पर प्रिपेयर करें। यही बच्चे छोड़ देते हैं और उसकी वजह से उनका 11th-12th क्या होता है, वो धीरे धीरे केमिस्ट्री हो या अदर सब्जेक्ट हो उसमें फिर वो थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं। पढ़ाने के साथ साथ उनको मोटिवेट करते रहते हैं कि भाई आप ये कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे भी दिखा रहे हैं और उनको कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चों की, कैसे उनका रिजल्ट्स भी आ रहा है। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि वो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट, मतलब कुछ वैसा क्रिएट कर रहे हैं बच्चों के माइंड में? किसी भी जो 3 आवर की मूवी होती है ना, उसके जो बेस्ट 2-3 क्लिप होते हैं वो दिखा दिए जाते हैं, लगता है बहुत अच्छी मूवी है। नमस्कार, अनफिल्टर देसी टॉक की जनता, मैं हूं प्रभजीत सिंह और स्वागत है आपका आज के हमारे नए एपिसोड में, जहां हम आपको दिखाते हैं सच का आईना। और आज इस सच की शुरुआत हम करने जा रहे हैं गोसाईगंज क्षेत्र के वो महान टीचर जिनके पढ़ाए सैकड़ों बच्चे आज नीट जेई जैसी परीक्षाओं को पास कर आगे बढ़ चुके हैं और साथ में उनकी पढ़ाने का जलवा आज भी गोसाईगंज क्षेत्र में बरकरार है। नमस्कार सुधाकर सर। नमस्ते। मैं तो आपसे पढ़ा हुआ हूँ, बहुत पहले मैंने पढ़ा है आपके से। तो सबसे पहले मैं जो नववर्ष है उसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आपको भी। ठीक है। और सवाल शुरू करने से पहले बहुत बेसिक चीज से मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे बच्चे आपसे पढ़ने आ रहे हैं, ठीक है, आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बच्चों को रसायन विज्ञान पढ़ाते हैं, तो ऐसी क्या समस्याएं आप देखते हैं कि जो नए बच्चे आपके पास आ रहे हैं, पुराने पुराने तो आपको पता ही है, जो नए बच्चे आपके पास पढ़े उनमें क्या दिक्कतें आती है पढ़ाने में, शुरुआती तौर पे क्या समस्याएं आपको फेस करनी पड़ती हैं? देखिए, केमिस्ट्री में क्या होता है कि वो एक ऐसी अलग लैंग्वेज होती है जिसमें सिंबल्स होते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स के फार्मूले होते हैं। तो जब बच्चा क्लास 10th से 11th में आता है तो उसके पास क्या होता है कि मैथमेटिक्स या इंग्लिश जो होता है वो बचपन से उनका बहुत अच्छे से प्रिपेयर होता है, तो उसके बेसिक्स उनके क्लियर रहते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में क्या होता है, उनको सिंबल्स और फार्मूले ये सब जब एग्जैक्ट क्लियर उनके नहीं रहते हैं तो एक टाइप की केमिस्ट्री की लैंग्वेज को उनको समझने में दिक्कत होती है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उन बच्चों को सिंबल, वैलेंसी, फार्मूले कैसे उनको लिखना है, उनका पैटर्न क्या है, और उसके बाद में इक्वेशन में कैसे जा करके वो चेंज होते हैं, कैसे इक्वेशन में उनको यूज करते हैं, ये बेसिक्स बताते हैं। उसके बाद में तब बच्चों को हम आगे की उनका 11th-12th का और जो बेसिक्स की बातें फिर जो है उसके बाद तब 11th-12th का स्टार्ट करते हैं। नहीं, बात आपने सही की कि बेसिक जब तक मजबूत नहीं होगा बच्चों का तब तक वो आगे कैसे अपना बढ़ पाएंगे। जी। अच्छा, स्कूल और कोचिंग जो बच्चों को, जैसे कुछ बच्चे नीट करना चाह रहे हैं, जो जेई करना चाह रहे हैं, स्कूलिंग भी कर रहे हैं, कोचिंग भी कर रहे हैं, इसके अपार्ट मतलब इसके अलावा उनको कितने घंटे खुद को समय देना चाहिए, कैसे उनको पढ़ना चाहिए, क्या मैनेज करना चाहिए, कुछ उनके लिए सलाह आपकी? मेरा ये मानना है कि हर एक बच्चे के लिए सेम टाइम पीरियड एग्जैक्ट सेट नहीं होता है। यह है कि किसी बच्चे को अपने आप में जैसे उसका बेसिक्स क्लियर है या उसको वो सब्जेक्ट ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रही है और वो उसका स्ट्रांग है सब्जेक्ट, तो अपने अकॉर्डिंग दे। बस ये है कि हर बच्चे को जैसे बचपन में जब चैप्टर कंप्लीट होता है तो वो उसकी एक्सरसाइज बच्चा करता है, लेकिन वही देखा गया है कि 11th-12th में जब बच्चे आते हैं तो उनको नोट्स जो होते हैं वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ना करा के हेडिंग के फॉर्म में बताया जाने लगता है। अब यहां पर बच्चा क्या होता है कि चैप्टर टीचर फिनिश कर देता है, बट बच्चा जाके फिर एनसीईआरटी बुक का जो पीछे का एक्सरसाइज है जो चैप्टर के लास्ट में, हर बच्चा अगर उसको करे, उसके अपने अलग से नोट्स बनाए, उस पर प्रिपेयर करे, यही बच्चे छोड़ देते हैं और उसकी वजह से उनका 11th-12th क्या होता है, वो धीरे धीरे केमिस्ट्री हो या अदर सब्जेक्ट हो उसमें फिर वो थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं। तो हम तो यही कहते हैं कि बच्चों को कि कम से कम एग्जाम के पहले तक हर चैप्टर का फिनिश होने के बाद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर ये दोनों करते रहिए, और उसके बाद में टाइम टाइम पे जब भी आपके टेस्ट हैं तो जो क्लास टेस्ट होते हैं या यूनिट टेस्ट होते हैं उनके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहिए। अब उसके लिए बच्चे को खुद अपने लिए टाइम निर्धारित करना चाहिए। उस बच्चे को ये ग्रिप होनी चाहिए कि हम इतनी देर में इन चीजों को कर सकते हैं, और उसके बाद एक बार पढ़ने के बाद बच्चे को सेल्फ उन चैप्टर्स को रिवाइज जरूर करना चाहिए अच्छे से।
सेल्फ स्टडी तो सर बहुत जरूरी है। सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो बच्चे भैया, हाँ। क्योंकि आप तो पढ़ा रहे हैं, हाँ। स्कूल में भी उनको मिल रहा है, लेकिन खुद से अगर वो खुद नहीं देख रहे तो हाँ, क्या करेंगे? एग्जाम ओवरऑल उन्हीं को देना रहता है, और अगर हमारे पढ़ाने से उनको समझ में आ गया बट उनको प्रिपेयर नहीं कि कैसे लिखना है, किस क्वेश्चन पे क्या लैंग्वेज होना चाहिए, तो एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाते हैं बच्चे। उसमें फिर उनके मार्क्स में क्वेश्चन में पूछा कितना जा रहा है और कितना वो आंसर दे रहे हैं, ये सेट नहीं बैठता है। नहीं, अच्छा एक चीज और है, जैसे कि हम जिस क्षेत्र में बैठे हैं, गोसाईगंज क्षेत्र जो है, आज भी मैं कह सकता हूँ कि अभी भी एक अच्छा स्कूल आसपास 12th तक के लिए तो नहीं है। ठीक है, और भाई स्कोप, बच्चा अपना फ्यूचर देखता है कि भैया मुझे गोल्स है, मेरे कुछ ये अचीवमेंट चाहिए, वो स्कूल्स में उनको स्टडी नहीं मिल पा रही है ठीक ठाक। ठीक है, अब आप उन्हें जो पढ़ा रहे हैं, उनको देख रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो उनको स्कूलिंग की समस्या मिल रही है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब क्या उसका निवारण हो सकता है? आपके द्वारा क्या योगदान है उन बच्चों के लिए? देखिए, है क्या कि देहात में ये तो फिक्स है कि बच्चों का जो बैकग्राउंड होता है उसमें गार्जियंस या उनके यहाँ का माहौल या उस लेवल की देखरेख नहीं मिल पाती है जो शहर में अच्छे स्कूल्स में, और वहाँ के जो एजुकेटेड गार्जियंस हैं उनके अकॉर्डिंग उनको तो नहीं मिल पाता है। बट हमारे यहाँ देहात के बच्चे टैलेंटेड बहुत हैं, बस उनको केवल अवेयर होने की जरूरत है। और हम लोग तो इसीलिए बच्चों को क्या करते हैं कि पढ़ाने के साथ साथ उनको मोटिवेट करते रहते हैं कि भाई आप ये कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि उसको आज की एजुकेशन जो उनकी है 11th-12th की, उसको हायर एजुकेशन में हमको पढ़ाने के साथ साथ उनको ये भी बताना है कि आपको कैसे हायर एजुकेशन में जाके अपने आप को सरवाइव करना है वहां पर। ठीक है, जिससे कि जो अच्छे स्कूल के जब बच्चे यूनिवर्सिटी लेवल पर या आईआईटी और मेडिकल के जो कॉलेजेस हैं वहां पर जाएंगे, जब बच्चे अच्छे स्कूल के बच्चों से मिलेंगे तो इनके और उनके कॉन्फिडेंस लेवल में या उनके वहां की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा गैप ना आए। हाँ, थोड़ा सा ये है कि स्कूलिंग का थोड़ा सा तो इफेक्ट पड़ता है, लेकिन अगर बच्चा सेल्फ अवेयर है तो आजकल इतना बढ़िया पोटेंशियल है बच्चों में कि वो कवर कर सकते हैं। बस उनको ये देखना है कि हमको इसी लेवल पे नहीं, हमको आगे जाके इससे बहुत अच्छे लेवल के बच्चों से मिलना है। तो ये हम बच्चों को जो है मोटिवेट करते हैं और बताते हैं कि उनको कैसे आगे प्रिपेयर रहना है। जैसे कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में बैठे हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे अभी का मुझे नहीं पता, आप तो मुझे बताइएगा, क्योंकि जवाब मैं आपसे मांगने वाला हूँ। पहले क्या होता था कि लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था या उनको नहीं आगे बढ़ने दिया जाता था। आप जैसे पढ़ा रहे बच्चों को, क्या दिख रहा है योगदान गांव में कि लड़कियां आपके पास पढ़ने आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? और केमिस्ट्री में आप उन्हें कैसे मोटिवेट करते हैं कि आगे जाके वो केमिस्ट्री से सब्जेक्ट आगे बढ़े और उसी को करियर बनाते हुए कुछ अच्छा अचीव करें? अब तो खैर ये हो गया है कि लड़कियां जो हैं वो संख्या में भी और रिजल्ट देने में भी, दोनों में लड़कों से ज्यादा हो गई हैं। हमारे पास ही जितने लड़के होते हैं लगभग उतनी ही लड़कियां भी हैं, और रिजल्ट तो लड़कियां बेहतर दे रही हैं। और अब पहले जैसा माहौल गांवों में भी नहीं बचा है, गार्जियन भी अब पढ़ाना चाहते हैं। और अच्छा बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसमें जेंडर का कोई रोल नहीं है। उसकी अपनी क्या चाहते हैं और कितनी मेहनत करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनको आउटपुट मिलता है। और गार्जियन से तो अब तो लड़कियों को फुल सपोर्ट मिल रहा है, अब पहले के जैसा नहीं है। अब तो गार्जियन बाहर भी पढ़ने भेज रहे हैं। और हमारे यहाँ केमिस्ट्री में गोसाईगंज से हमको लगता है जितने लड़के आईआईटी में सिलेक्ट हुए हैं लगभग उतनी ही लड़कियां, और नीट में मेडिकल में तो लड़कों से ज्यादा लड़कियां सिलेक्ट हुई हैं। इवन जो केमिस्ट्री से पीएचडी हमारे स्टूडेंट हैं उसमें जितने बॉयज हैं उनसे ज्यादा गर्ल्स ही हैं। तो लड़कियों का ऐसा कुछ नहीं है कि अब पहले जैसा नहीं है, माहौल बहुत चेंज हो गया है। हाँ, ये है कि अभी और बहुत सोच में अभी बहुत और आगे जाना है, क्योंकि लड़कियां जब बेहतर कर रही हैं तो उनको और ज्यादा मोटिवेट करने की जरूरत है। और बाकी का ये है कि थोड़ा सा गार्जियन कई बार कुछ अपने अंदर जो है शंकाएं रखते हैं। हम तो यही कहेंगे कि उन शंकाओं को दूर करिए, और बच्चियां अगर पढ़ रही हैं तो उनको और ज्यादा मौके दीजिए। अच्छा, जैसे कभी हम लोग हाल ही में एक बहुत बड़ी महामारी से निकले, कोविड चला था, ठीक है? जी जी। कोविड के बाद मतलब यूपी बोर्ड और सीयूईटी ने कुछ इंटरफेयर किया है सिलेबस में। उसके बाद से क्या उस सिलेबस का इम्पैक्ट पड़ा है बच्चों की पढ़ाई में, और क्या इम्पैक्ट पड़ा है? मतलब कोचिंग सेंटर्स पे क्या फीस बढ़ानी पड़ी या कुछ आपको क्या फेस करना पड़ा, कुछ मुझे बताइए। स्टूडेंट्स में कुछ कमी हुई हो? देखिए, कोविड का तो हर चीज पर इफेक्ट पड़ा है, और हमको लगता है एजुकेशन फील्ड पे सबसे ही ज्यादा। और गवर्नमेंट को जो आपने कहा है 30% सिलेबस
रिड्यूस किया गया। केमिस्ट्री में तो ये है कि 11th में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगभग खत्म, और 12th में भी पी ब्लॉक जो था, जो अगर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के लिए या केमिस्ट्री समझ लीजिए एक विंग है, उस विंग को ही गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। मानते हैं बच्चों पे प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन इतना भी आप उनको ऐसा ना कर दीजिए कि अगर आज आप 12th में उनको इनिशिएट नहीं करेंगे, बच्चों को अगर स्टार्ट नहीं करेंगे कि भाई आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये होती, तो आगे जाके केमिस्ट्री का रोल इंडस्ट्री में बहुत है। और अगर आप इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से रिलेटेड इनऑर्गेनिक जो है, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरा ही खत्म कर देंगे, तो बच्चे पर आगे जाके उसका प्रेशर बहुत ज्यादा है। अब गवर्नमेंट ने 30% जो सिलेबस रिड्यूस तो कर दिया, आज काफी टाइम हो गया है, हमको तो लगता है कि अब उस 30% रिड्यूस सिलेबस को हटाना चाहिए। क्योंकि बच्चों में क्या है कि अगर बच्चा हमारा अच्छे लेवल पे, कंपटीशन के बच्चे तैयारी कैसे करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 9th से तैयारी करने लगते हैं नीट और आईआईटी की, और उनके लेवल को अगर आप देखें तो उसमें 11th और 12th का लेवल होता है। अब हम अगर 11th 12th में ही सिलेबस को इतना ज्यादा रिड्यूस कर देंगे कि बच्चे पर प्रेशर तो ना है, लेकिन फिर हायर एजुकेशन का प्रेशर का क्या होगा वहां पर। तो ये तो इफेक्ट पड़ा है बच्चों पे कि अब बच्चे जो है, हमको ये लगता है कि हायर एजुकेशन में ज्यादा प्रेशर महसूस करते होंगे। और दूसरा ये है कि उनके थोड़ा सा कुछ विंडोज कम हो गई। जैसे केमिस्ट्री में हम ये कहें कि गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से लगभग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खत्म ही कर दिया है, तो हम तो भाई यही कहेंगे कि सिलेबस का कोई इतना प्रेशर नहीं है, आप चीजों को थोड़ा सा लॉजिकल वे में लीजिए, ठीक है, लेकिन किसी चीज को खत्म करके नहीं, ठीक है ना, उसको ठीक है, उसका मोड आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, इजी कर दीजिए मोड, बट किसी चीज को पूरी तरीके से समाप्त करके नहीं। तो ये जो 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गवर्नमेंट ने, हम तो ये कहेंगे कि इसका बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ा है बच्चों पे। और रही कोचिंग की फीस का, तो फीस का हमको ये लगता है कोई हमारे क्षेत्र में भी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी हुई है, और देहात में हम लोग जैसे हैं तो हम लोग तो यही कोशिश ये करते हैं कि फीस का इतना रोल ना रखा जाए कि बच्चे की पढ़ाई पे इफेक्ट आ जाए। तो सिलेबस कम कर दिया गया, उसका ज्यादा इफेक्ट है हायर एजुकेशन के लिए। कोविड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, और गवर्नमेंट को इसकी तरफ ध्यान भी देना चाहिए। अब कोविड के बाद आ ही गई है, तो जैसे कि हम लोग, जैसे कोविड से पहले जो बच्चों की स्कूलिंग थी, बच्चों के जो बिहेवियर्स थे टीचर्स के प्रति, कोविड के बाद जो बच्चों के अभी बिहेवियर है टीचर के प्रति, मैं काफी जगहों पे मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो काफी डिफरेंस रहते हैं। पहले जो बच्चे अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करते थे, अभी उनमें कुछ डिसरिस्पेक्ट जैसा सीन आ गया है। तो क्या आपने कोचिंग में कुछ फेस कर रहे हैं ऐसा कुछ? या देखिए, फेस का ये है कि एक्चुअली हुआ क्या कि बच्चे मोबाइल से ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़े, ठीक है। पहले बच्चे बुक रीड करते थे, क्वेश्चन नहीं आए तो टीचर के पास जाते थे, अब उसको वो ऑनलाइन देखते हैं, तो उनको ये लगता है कि हमारे डाउट तो ऑनलाइन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं कि वो टीचर से उतना ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं बच्चे। अब इस जगह पर बच्चों को भी, गार्जियन को और टीचर्स को, हमको ज्यादा और बच्चों में इन्वॉल्व होना चाहिए। बच्चा नेट पे चीजों को सर्च करे, बहुत अच्छा है, लेकिन उससे भी बेहतर हम ऑफलाइन, अगर बच्चा हमारे पास आ रहा है तो हमको उस बच्चे को इतना बेहतर करके, चीजों को इजी करके, इतना अच्छे करके बताना चाहिए कि बच्चे को ये लगे कि भाई हम ऑनलाइन में सर्च करेंगे बट उससे बहुत बेटर हमारे सर हमको दे रहे हैं, तो वो रेस्पेक्ट वैसे ही बना रहेगा। लेकिन अगर बच्चे ने भी ये सोचा कि अरे भाई हमको ऑनलाइन मिल रहा है, हम टीचर से क्यों जाएं, क्वेश्चन करें, क्वेश्चन पूछें, क्यों समझें उनसे, बुक्स की क्यों रीडिंग करें, तो उससे बच्चे बुक से भी दूर हो रहे हैं और टीचर से भी दूर हो रहे हैं। तो इसका थोड़ा सा एडवर्स इफेक्ट तो है, लेकिन इस पे थोड़ा टीचर्स को भी ध्यान देना है कि बच्चों से थोड़ा सा, बच्चों में ज्यादा इन्वॉल्व हो, उनको ये लगे बच्चों को कि भाई हमको जो ऑनलाइन मटेरियल है उससे बहुत अच्छा मटेरियल सर से मिल रहा है, बहुत अच्छे से। और उसके लिए दो चीजों की जरूरत है कि हम पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को मोटिवेट करें और ये भी बताएं कि इन सबके साथ में हमारी क्या इंपॉर्टेंस है उसमें, और वो अपनी इंपॉर्टेंस हम लोग दिखाएं भी। तो जैसे अभी आपने बताया कि ऑनलाइन कैसे बच्चे वो उसकी तरफ प्रभावित हो रहे हैं, फिजिकल इंटरेक्शन टीचर्स की तरफ खत्म हो रहा है। अब मुझे ये बता, जैसे काफी सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे आ गए हैं ऑनलाइन पढ़ाने के लिए बच्चों को, जी जी, ठीक है, वो ऐसा सोशल मीडिया पे भी दिखा रहे हैं और उनको कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चों की, कैसे उनका रिजल्ट्स भी आ रहा है। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि वो एक
कंट्रोवर्सी क्रिएट, मतलब कुछ वैसा क्रिएट कर रहे हैं बच्चों के माइंड में कि सिर्फ वो ऑनलाइन कोचिंग की सेंटर की तरफ ही बढ़े, ऑफलाइन अलग हो जाए, ऐसा कुछ? एक्चुअली जो ऑनलाइन में छोटे छोटे से क्लिप्स आते हैं, उनको हम बच्चों को यही कहेंगे कि किसी भी जो 3 आवर की मूवी होती है ना, उसके जो बेस्ट 2-3 क्लिप होते हैं वो दिखा दिए जाते हैं, लगता है बहुत अच्छी मूवी है। वो तो जब फुल मूवी देखी जाए तब पता चलता है। तो यही बच्चों के साथ होता है, बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन में चले जाते हैं। लेकिन हमको यही लगता है 20% से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं, नहीं हैं, मोर देन 80% बच्चे ऐसे हैं कि जो फिर ऑनलाइन एजुकेशन से अपने लिए बहुत अच्छा एक्सट्रैक्ट नहीं ले पाते। उसमें से जो उनके लिए मटेरियल है या जो एजुकेशन है, उनके जो डाउट्स हैं वो वहाँ बहुत अच्छे क्लियर नहीं हो पाते हैं। और आज भी जो ब्लैक बोर्ड का या जो स्कूल में अपने साथ के बच्चों में बैठ करके एक दूसरे से क्वेश्चन करके, एक दूसरे से कंपटीशन करके, एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करके, वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ लोग डमी क्लासेज करा देते हैं, बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, तो उनका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और एक तो एकदम फिक्स है कि वो ह्यूमन नेचर ही नहीं, ये सभी का, सभी जितने अदर भी, चाहे वो जंगल के रहने वाले जानवर हों या इंसानों के बच्चे हों, उनका एक ही होता है कि सेम एज में जब इंटरेक्ट होते हैं और उनके बीच में एक दूसरे से क्वेश्चन निकलते हैं, फिर उनको सीखते हैं, तो जब साथ में पढ़ते हैं, एक साथ बढ़ते हैं, तो वो ज़्यादा हेल्दी एनवायरनमेंट है। और ऑनलाइन में क्या होता है कि आपको जितना समझ में आया, जो मिला आपने उतना ही, तो वो एक्चुअली होता तो बहुत कुछ है लेकिन बच्चे को उसमें से मिलता बहुत थोड़ा सा है। तो बच्चों को हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए स्कूल में, क्लासेज में, कोचिंग में बच्चों के बीच में बैठ करके जो सीखेंगे बच्चे, वो ज़्यादा हमारे हिसाब से बढ़ेंगे। अब ये है कि जहाँ पर इंटीरियर में बहुत ज़्यादा बिल्कुल सुविधाएं नहीं है, उन बच्चों के लिए फिर वो मजबूरी है ऑनलाइन का। और हाँ, हम तो ये कहते हैं कि भाई अच्छे मटेरियल के लिए या अच्छे एजुकेशन के लिए आप उसको एज ए हेल्प में ले सकते हैं, बट आप उसी पर पूरी तरह से फोकस्ड होकर के और उसी के भरोसे रहें, तो हमको लगता है इससे बच्चों का थोड़ा सा ओवरऑल डेवलपमेंट कम हो पाता है। अच्छा, जो बच्चे कुछ बोर्ड्स में पढ़ रहे हैं, बोर्ड्स में भी है, ठीक है, तो जब वो बोर्ड्स में जाते हैं अपने 10th या 12th में, तो क्या सजेशन रहना चाहिए कि क्या सीरियसनेस आपको उनको देखनी चाहिए? बोर्ड के लिए तो पहली तो ये है कि बच्चों को हर चैप्टर जब वो रीड करें तो वो बोर्ड के क्वेश्चन का पैटर्न रीड करें कि किस पैटर्न में वहां क्वेश्चन आते हैं, मीन्स उस चैप्टर से हमसे किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस पर फोकस्ड हों बच्चे। सेकंड ये है कि हम लोगों के यहाँ क्या है कि अब यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, अलग अलग सिलेबस को कई पार्ट्स में डिवाइड करके बच्चों का एग्जाम देने का हैबिट हो जाता है। फुल सिलेबस का हैबिट होता नहीं है, तो बच्चे को ओवरऑल सिलेबस का ज़्यादा से ज़्यादा खुद मॉडल पेपर प्रैक्टिस करनी चाहिए। और उसमें भी अपना टाइम का जो उनका कंसर्न होता है, उस टाइम पे कितना क्वालिटी मटेरियल लिख सकते हैं और क्या क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज को समझने के लिए, इन 2 चीज़ों पे बहुत फोकस करें, एक तो टाइम मैनेजमेंट का और दूसरा क्वेश्चन के मटेरियल का। और रही बात कि कैसे प्रिपेयर करें, तो प्रिपेयर करने का ये कि जैसे ही जो चैप्टर जब उनको पढ़ाया जाए स्टार्टिंग से ही, तब उस चैप्टर से बोर्ड का क्वेश्चन कैसे आता है, उसमें से किन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है, उनको ध्यान में रखते हुए बच्चे को स्टार्टिंग से ही पढ़ना चाहिए, तब वो बहुत बेहतर रिजल्ट देगा बच्चा। अच्छा सर, हमारे पॉडकास्ट कुछ स्टूडेंट्स भी देखेंगे अभी, और जी। बोर्ड्स के भी एग्जाम भी आने वाले हैं। जी जी। बहुत ज्यादा 2-3 महीना ही बचा हुआ है बोर्ड्स के एग्जाम में। क्या आप उनको सजेशन देना चाहेंगे कि आप कैसे प्रिपेयर करें? जैसे कुछ लोगों का काफी छूट चुका है, हाँ जी, ठीक है, सीरियसनेस पहले नहीं दिखाई उन्होंने, हाँ। तो थोड़ा सा पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो देखिए, बच्चों से देखिए कहते ये हैं कि अभी भी टाइम है और इतना टाइम कम नहीं हुआ है कि आप बहुत डर जाए, और इतना भी आप जो है अभी से निश्चिंत ना रहिए कि लास्ट में इतना कम टाइम बचे कि तब आप कुछ कर ना पाए। तो अभी से लग जाइए, अभी टाइम है, प्रॉपर है, और क्वेश्चंस पर फोकस करिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका आंसर कैसे देना, पहला। और दूसरा ये है कि जो भी कुछ आज भी पढ़ रहे हैं उसको ये मत सोचिए कि अब पढ़ लिया तो एग्जाम तक ही रहेगा, टाइम टाइम पे उसको बीच बीच में रिवाइज करें। और दूसरा, कितने दिन बचे हैं और कितना हमारा सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग उसमें से आप नोट्स बनाइए, या उतना कितना हम पढ़ सकते हैं अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग उतना पढ़िए। और पहले ये फोकस करिए, अपने लिए एक टारगेट बनाइए कि इस टारगेट तक हम इतने टाइम में जा सकते हैं। उसको तो कम से कम पाने के लिए उससे टाइम बिफोर
थोड़ा सा मेहनत करिए, और जब बिफोर हो जाए तो अपने टारगेट में, जैसे किसी ने सोचा कि भाई हम 85% ला सकते हैं और वो उसने 15 डेज पहले अचीव कर लिया कि भाई हम मॉडल टेस्ट पेपर दे रहे हैं, 85% प्लस ला रहे हैं, तो वो फिर अपना टारगेट को फिर और इंप्रूव करके सोच ले कि भाई चलिए अब 90% की तरफ जाते हैं। और बाकी टाइम अभी सफिशियंट है, डरिए नहीं और बिल्कुल लापरवाह भी ना होइए। ठीक है, अब समय आ गया है, आप लग जाइए और जो पेपर बोर्ड के हैं उनके अकॉर्डिंग अपने लिए मटेरियल नोट्स तैयार करिए और उनको बार बार टाइम पे रिवाइज करते रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। खूब प्रैक्टिस जितनी ही करेंगे एग्जाम में आपको मटेरियल को विजुलाइज करके वहां पर लिखने में आसान रहेगा। और जो गैप होता है, जैसे कोई भी 2 पेपर के बीच में 1 ही दिन का गैप है और फुल सिलेबस तैयार करना है, तो आप ये जरूर ध्यान दीजिए कि उस एक दिन में हम पूरा सिलेबस कैसे रिवाइज करेंगे, किन चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे जिससे फुल सिलेबस हम रिवाइज कर लें। तो कुछ अपने लिए एक ऐसा स्ट्रेटजी तैयार करिए कि जो है भाई हम एक दिन का टाइम है, हम इतने घंटे पढ़ेंगे, इतने घंटे में हम ये सिलेबस कैसे रिवाइज कर लेंगे पूरा, इस पर भी फोकस रहे अभी से। स्टूडेंट सर की बात को बिल्कुल नोट डाउन करके तैयारी कर लीजिए, बोर्ड्स एग्जाम बहुत करीब में है। चलिए सर, अब एंडिंग करने से पहले और कोई सजेशंस आप जो आने वाले बच्चों को या उनके बेसिक मजबूत करने के लिए कुछ आप देना चाहें? हम तो यही बच्चों से कहेंगे कि बेटा आप ठीक है, बर्डन मत लीजिए बहुत ज्यादा, ठीक है, पढ़िए, लेकिन ठीक है अपने खेल कूद करने में, मौज मस्ती करने में और पढ़ाई में सबके लिए अपना एक वो बना के रखिए। कोई भी चीज को अपने ऊपर ओवर मत करिए। मौज मस्ती बहुत ज्यादा कर लिया, पढ़ाई को पीछे कर दिया, पढ़ाई बहुत ज्यादा कर लिया, उसके बाद में बहुत डंप हो गए, उसी में जा करके वो ओवर हो गई, ऐसा भी नहीं। बढ़िया अच्छे से एक माहौल बनाइए और उस माहौल में हर एक को अपना एक टाइम के अकॉर्डिंग, जितना टाइम जिसको देना है उसको प्लान कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग उस काम को करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया और बहुत अच्छा सजेशन दिया आपने बच्चों के लिए। ठीक है, और हम चाहेंगे कि आपके जैसे जो जलवा बरकरार है आपकी पढ़ाई का, बच्चों में आपका डर भी थोड़ा बहुत अभी भी है, ठीक है, वो मेंटेन्ड है। और बहुत अच्छा लगता है जब मैं कभी कभी निकलता हूँ, मुझे बताते हैं कि हाँ सुधाकर सर ने ऐसे से पढ़ाया। मुझे भी याद है हेलिना की कैसे टेबल हम लोगों ने पढ़ी है। ठीक है, तो चलते हैं सर, नमस्कार।